नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। दोस्तों, आप सभी लोग सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और आइए आज हम बात करते हैं हमारा सेकंड जो पेपर है, शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, उसकी यूनिट नंबर 4 जो है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। और हम पहले बात कर चुके हैं यूनिट नंबर 3 में कि समसामयिकी शैक्षिक चिंतन फर्स्ट, ठीक है ना, वो पहला पार्ट था। और आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 के अंतर्गत। तो चलिए, इसके इंपॉर्टेंट कौन कौन से बनते हैं प्रश्न, उनकी हम बात करेंगे। और बात रहती है यहाँ पर मैं आपको निबंधात्मक प्रश्न जो है, निबंधात्मक प्रश्नों का जिक्र नहीं करूँगा। आप लोग ऐप पर जाएंगे और निबंधात्मक प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं वो आप लोगों के लिए 20 मॉडल पेपर जो आपको मैंने ऐप में बताए हैं उस कोर्स के अंदर आप लोग ज्वाइन करेंगे। और सारे के सारे 20 मॉडल पेपर जो परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल इंपॉर्टेंट सीधे प्रश्न एग्जाम में आपको मिलेंगे, वही आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। जिस बच्चे को डर है कि मैं पास मुश्किल से हो पाऊंगा, उसके लिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। प्रश्न आता है कि बालक में बुराइयां समाज से आती हैं, ये स्टेटमेंट किसका है? तो याद रखेंगे आप लोग, ये रूसो का ही स्टेटमेंट है। रूसों के द्वारा ये 2 स्टेटमेंट दिए गए थे इस यूनिट के अंदर, याद रखना। पहला जो स्टेटमेंट है कि बालक में बुराइयां समाज से आती हैं, पहला स्टेटमेंट था। और दूसरा स्टेटमेंट है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, संसार उसे जंजीरों से जकड़ देता है। यह कथन भी किसका है भाई? रूसो का है, ठीक है ना। तो याद रखना आप लोग, दोनों ही स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रूसो ने किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया था? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किया था उन्होंने निषेधात्मक शिक्षा, निषेधात्मक शिक्षा का समर्थन किया था भाई। और उन्मुक्त बाल शिक्षा की जो अवधारणा भी दी थी, किसने दी थी? रूसो ने ही दी थी। तो ये 4 प्रश्न रूसो के बनते हैं ऑब्जेक्टिव में, इनसे बाहर आपका एक प्रश्न भी नहीं जाएगा भाई। क्लियर? अब आते हैं अगले प्रश्न पर। एक प्रश्न आपको मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि रूसो की जो पुस्तक है इंपॉर्टेंट, वो कौन सी है? ईमाइल पुस्तक है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि रूसो की अगर पुस्तकों के बारे में पूछा जाए तो एमिल इसकी पुस्तक है। ईमेल कह लो चाहे ईमेल। प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? ये रूसो के द्वारा दिया गया था। और ये भी अच्छा प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, दर्शन शिक्षा की उपज है, ठीक है। और ये कथन किसका है? ये कथन जॉन डीवी का है भाई। दर्शन शिक्षा की उपज है, ये विचार किसका है? डीवी का है, जॉन डीवी। और एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसकी है? जॉन डीवी की। क्लियर? तो ये 2 प्रश्न अपने जॉन डीवी के याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, ठीक है। देखिए, इवान इलिच की जो पुस्तक है, इवान इलिच की जो पुस्तक है जिसमें इन्होंने समाज की वर्तमान विद्यालय शिक्षा के स्वरूप से मुक्ति की बात की, तो वो कौन सी व्यवस्था थी भाई? पुस्तक डे स्कूलिंग सोसाइटी, डे स्कूलिंग सोसाइटी नामक पुस्तक है इवान इलिच की। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आता है, देखेंगे। हमें मशीनों के विरुद्ध सांस्कृतिक उपकरणों की आवश्यकता है, ये कथन अगर आपसे पूछा जाए किसका है? ये भी इवान इलिच का ही कथन है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का आता है पाउलो फ्रेरे से संबंधित। तो पाउलो फ्रेरे की एक तो ये आप लोग याद रखना, उत्पीड़ितों के शिक्षा शास्त्र, उत्पीड़ितों के शिक्षा शास्त्र का निर्माण किसने किया था? पाउलो फ्रेरे ने। और इनकी एक पुस्तक भी आपको याद रखनी है, एजुकेशन इन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, एजुकेशन इन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम। ये पुस्तक किसकी है? पाउलो फ्रेरे की है भाई। ये 2 पुस्तक आप लोग याद रखेंगे। एक पुस्तक और आती है अपनी, जो है अपनी जॉन हॉल्ट की साहब, जॉन हॉल्ट की पुस्तक है पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। एक पुस्तक आपसे पूछी जाएगी, किसी भी मनोवैज्ञानिक की आपसे पूछी जा सकती है। आप लोग ये 4-5 पुस्तकें जरूर याद रख के जाए, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों का आता है लघुत्रात्मक। देखिए, आप लोग आएंगे यहां पर नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए, डीवी ने समाज का लघु रूप किसे माना है? जॉन डीवी जो थे उन्होंने समाज का लघु रूप किसको माना है भाई? विद्यालय को माना है। किसको माना है? विद्यालय को, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है,
जॉन डेवी की प्रमुख पुस्तक अगर आपसे पूछी जाए, एक पुस्तक तो आपने पढ़ी ली, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। दूसरी है द स्कूल एंड द चाइल्ड। तीसरी पुस्तक है स्कूल ऑफ द टुमारो। चौथी पुस्तक है फ्रीडम एंड कल्चर। और पांचवी पुस्तक है एजुकेशन। और छठवीं पुस्तक है हाउ वी थिंक। ये 6 पुस्तक है जॉन डेवी के द्वारा लिखी गई थी। आपसे 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डेवी ने किस प्रकार के विद्यालय को प्रगतिशील विद्यालय कहा है। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। डेवी के अनुसार विद्यालय एक प्रयोगशाला के रूप में हो, जहां विद्यार्थी को अपनी रुचि, इच्छा एवं जिज्ञासा के अनुसार कार्य करने के अवसर मिले, विद्यार्थी नए नए अनुभव करे और सत्य को जाने। इस प्रकार के जो विद्यालय हैं उनको जॉन डेवी ने प्रगतिशील विद्यालय कहा है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, अगला देखेंगे। हाँ जी, ये प्रश्न है कि इवान इलिच ने शिक्षक के कौन कौन से प्रमुख कार्य बताए थे। तो 3 प्रमुख काम बताए थे उन्होंने। पहला काम था अभिभावक के रूप में काम करना, दूसरा है औपचारिक के रूप में काम करना, और तीसरा है प्रचारक के रूप में काम करना। तो ये 3 याद रखना आप लोग। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि पाउलो फ्रेरे की कौन सी पुस्तक सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी और प्रसिद्ध भी थी। तो पुस्तक आपने ऊपर पढ़ी ली है। पुस्तक का नाम है पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, यानी उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र। पुस्तक का हिंदी में नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने शिक्षा को ही नहीं अपितु दर्शन, विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति आदि तक बातों को प्रभावित किया है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भैया, याद रख लेना सभी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, देखेंगे। चेतना का ऊर्ध्वीकरण यानी विवेकीकरण से क्या अर्थ है। ठीक है ना। तो ये अपना जॉन डेवी के माध्यम से ही है। पाउलो फ्रेरे ने मानुषीकरण की प्रक्रिया के लिए शिक्षा को मुक्तिदायी प्रक्रिया माना। उनके अनुसार यह तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति अपने हालात के बारे में खुद जाने, उसे स्वयं को पहचाना होगा। इस प्रक्रिया को फ्रेरे के द्वारा चेतना का ऊर्ध्वीकरण या फिर विवेकीकरण कहा जाता है। इसके द्वारा उत्पीड़न की संरचनाएं उजागर होती हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग निशान लगा लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का आता है, देखेंगे। मकारेंको के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण में किन बातों का याद रखना जरूरी है। तो ये पुस्तकों का किन बातों को याद रखना है। देखेंगे कि पाठ्यक्रम निर्माण करते समय समाज की आवश्यकता, बच्चे की व्यक्तिगत सबका सम्मान अवसर, सामूहिक हितों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि छात्रों में अधिक से अधिक कौशलों का निर्माण हो सके तथा बच्चों में उत्पादक एवं श्रम के प्रति उचित भावना विकसित हो सके। ठीक है ना। तो ये प्रश्न है और आगे हम बात कर लेते हैं इसी यूनिट के अंदर थोड़े बड़े प्रश्नों की ओर। देखिए, आइए भाई, सबसे पहले प्रश्न हम बात करेंगे निषेधात्मक शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो ये प्रश्न आपसे बड़ा प्रश्न पूछा जा रहा है। किसका है? जीन जैक्स रूसो जो साहब थे, उन्होंने निषेधात्मक शिक्षा का समर्थन किया था। तो किस प्रकार से किया था, कैसी शिक्षा चाहते थे वो, उनका शिक्षा का स्वरूप कैसा था, चलिए बात करते हैं। रूसो ने अपने समय के सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेश में ध्यान रख करके शिक्षा का स्वरूप प्रस्तुत किया। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा के समतुल्य, ठीक है ना, संप्रत्यय को, निषेधात्मक शिक्षा के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया। निषेधात्मक शिक्षा का तात्पर्य सुनिए आप लोग, नकारात्मक नहीं है। निषेधात्मक का मतलब नकारात्मक नहीं, बल्कि विद्यार्थी के द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने से है। निषेधात्मक का अर्थ उन्होंने क्या बताया कि विद्यार्थी स्वयं अपने ज्ञान को प्रस्तुत करे, अपने ज्ञान को प्रकट करे, स्वयं अपने आप में ज्ञान प्राप्त करे, यानी करके सीखने पर जीन जैक्स रूसो साहब ने निषेधात्मक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से बल दिया था। रूसो का कहना था कि वर्तमान शिक्षा मानव की मूल प्रवृत्तियों को नष्ट करती है, बच्चों को बड़े व्यक्ति के कर्तव्यों का बोध कराती है, जिसमें शिक्षक लगातार सुधार की बातें करते हैं, अनुशासन बनाए रखने की चेतावनी देते हैं तथा बच्चों से गलती होने पर उन्हें दंड भी देते हैं। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा की व्याख्या करते हुए कहा है कि बच्चों के शरीर का विकास कर शरीर के विभिन्न अंगों का ज्ञान प्राप्ति का माध्यम बनाया जाए, अर्थात ज्ञान विद्यार्थियों में पुस्तक के द्वारा न हो करके शरीर की विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से होना चाहिए। यही उनकी निषेधात्मक शिक्षा का स्वरूप था।
तो बहुत अच्छा प्रश्न है भैया, याद रख लेना सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, देखेंगे रूसो ने जो शिक्षा बताई थी, उस रूसो की शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, क्या वे वर्तमान में प्रासंगिक हैं अथवा नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब पूछा आपसे ये गया है कि इसके उद्देश्य क्या क्या है जो रूसो ने शिक्षा बताई थी। तो सबसे पहला उद्देश्य था शरीर का विकास करना। बच्चों को शिक्षित करने के लिए उनके शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों का समुचित विकास करना परम आवश्यक है। यदि बच्चे के शरीर का विकास ठीक प्रकार से हो जाता है, ठीक है ना, या फिर उनका ठीक तरीके से विकास अगर नहीं होगा, जो छात्र को शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा आएगी। इसलिए प्राचीन काल से आज तक प्राथमिक शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शारीरिक शिक्षा ही रहा है। यही कारण है कि प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों के शारीरिक विकास पर अधिक बल दिया जा रहा। दूसरा बताया उन्होंने मानसिक विकास, कि मानसिक विकास के संदर्भ में रूसों का मत है कि जब शरीर का विकास ठीक से हो जाता है, तब हम बच्चे के शरीर की विभिन्न इंद्रियों का उपयोग ज्ञान प्राप्ति करने में कर सकते हैं। यह ज्ञान बच्चों को अपने चारों तरफ के वातावरण से प्राप्त होता है। यह ज्ञान बच्चों में सोचने, रचना करने और बाद में निर्णय लेने की क्षमता भी पैदा करता है। अर्थात लगातार ज्ञान प्राप्ति से मानसिक क्षमता का विकास और सोचने के स्तर से समस्या समाधान स्तर भी बढ़ता है। नेक्स्ट उन्होंने विकास बताया भावनात्मक विकास भी बच्चों का होना चाहिए। साथ ही साथ सामाजिक और राजनीतिक विकास पर भी उन्होंने बल दिया था। तो ये पॉइंट आप लोगों को पढ़ के जाना भाई। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, देखेंगे अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आता है, कौन सा है वो आप लोगों को निशान लगाना है और पढ़ना भी है। बता देता हूं मैं आपको। ये वाला प्रश्न है, मकारेंका द्वारा प्रतिपादित समूह आधारित शिक्षा का वर्णन करते हुए शिक्षा के उद्देश्य बताइए। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए बात करते हैं। समूह शिक्षा यानी कलेक्टिव एजुकेशन की अवधारणा उत्पन्न की थी मकारेंका ने। संग्रहित शिक्षा के अनुसार विद्यालय, समाज और विभिन्न संस्थाएं, इन सबकी स्ट्रक्चर, स्वरूप, परंपराएं, तरीके इस प्रकार के हों कि सभी एक साथ शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो सके। इनके अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित, निदानात्मक और बच्चों को उचित मार्गदर्शन देने वाली हो। बच्चे तथ्यों तथा आंकड़ों को रटने के बजाय जो कुछ भी सीखे वे सब सामाजिक परिस्थितियों में होना चाहिए। सामाजिक परिस्थितियां ही उनके सीखने का एक आधार स्तंभ होनी चाहिए। ये किसने बताया? मकारेंका ने। और प्रमुख उद्देश्य भी बताए थे। उन्होंने बताया था कि सामाजिक एवं नागरिकता का विकास बच्चे के अंदर होना चाहिए। मकारेंका का मत था कि शिक्षा के द्वारा छात्रों में विभिन्न प्रकार के कौशलों का निर्माण हो तथा साथ ही निपुणता पर अधिक बल दिया जाए। इनका मानना था कि बच्चों को उचित सामाजिक एवं आर्थिक निर्भरता हेतु अधिक से अधिक कौशलों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे बच्चों में श्रम करने के प्रति भी उचित रुचि उत्पन्न हो सके। उसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता की भावना का विकास करने का कौशल भी विकसित किया था। तीसरा है नैतिकता का विकास भी करना चाहते थे। तो ये 3 पॉइंटों को आप अपनी स्वेच्छा से भी लिख सकते हो साथियों, याद रखेंगे सभी विद्यार्थी। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए आगे एक प्रश्न में आपको ऊपर और है, मैं ध्यान भूल गया उसका, इवान इलिच का है शायद, जॉन डेवी का। जी ये वाला प्रश्न है, विद्यालय समाज का लघु रूप है। जॉन डेवी के इस कथन से आपका क्या साक्ष्य है? तो ये प्रश्न आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट अपना बातें हैं, प्रयोजनवादी पाठ्यचर्या के सिद्धांत को बताएंगे। प्रयोजनवादी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, मैं इसका ध्यान भूल गया था, आप लोग लगा लीजिए। प्रयोजनवादी पाठ्यचर्या यानी पाठ्यक्रम और प्रयोजनवाद में एक दूसरे में संबंध क्या है, प्रश्न ये पूछा गया आपसे। तो देखेंगे प्रयोजनवादी शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षा के ग्रंथ, विषयों और बालकों की अपेक्षा बालकों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, उसे शिक्षा का केंद्र समझते हैं। अतः उनके अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक को उत्तम, उपयोगी और समृद्धशाली एवं संपूर्ण अनुभव प्रदान कर सके और उसे भावी जीवन कौशल के लिए तैयार कर सके। इस दृष्टि से प्रयोजनवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम में विषयों की अपेक्षा अनुभवों को स्थान देना चाहिए, क्योंकि अनुभव ही उसे सामाजिक जीवन के लिए तैयार कर सकेंगे और इन अनुभव का आधार उपयोगिता होना चाहिए। आप इन्होंने दूसरा जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था नियोजन का, अतः बालक को क्रिया करने का अवसर देना चाहिए जिससे वह सक्रिय रहकर उपयोगी अनुभव प्राप्त कर सके। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए
जो स्वतंत्र, सामाजिक और उद्देश्य और स्वाभाविक प्रकृति के अनुरूप हो। इस प्रकार जिन अनुभवों को वह प्राप्त करेगा उसकी स्वाभाविक प्रकृति तथा क्रियाओं पर आधारित होगा। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को प्रश्न याद करके जाना है। बाकी का इसमें और कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बनता, खासकर यही प्रश्न आने वाले हैं। और बात रहती है निबंधात्मक प्रश्नों की, तो आप सभी विद्यार्थी निबंधात्मक प्रश्नों को आप लोग हमारे एप्लीकेशन पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करिएगा खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए, सभी विद्यार्थी उस पर जुड़े हुए हैं। और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है और रेगुलर आपको क्लास लेना है आपके बाद। ठीक है, थोड़ा सा मिसिंग हो गया था मेरे से गलती से, यहाँ पर मेरा थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह आपको मैं क्लास ले नहीं पाया। बाकी के आप लोग अब रेगुलर क्लास लेंगे और टाइम पर आप लोग क्लास को लेते रहेंगे। मैं आपको अपडेट कर दिया करूँगा टेलीग्राम पर, चिंता मत कीजिए। धन्यवाद। और कोर्स को बिल्कुल भी ज्वाइन करना मत भूलिए एप्लीकेशन पे। धन्यवाद।